हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो एज आपको सबको पता है मेरी 12th की सीरीज चल रही है। तो 12th की सीरीज में मैंने कुछ अपनी पुरानी सीरीज तो मैंने अपलोड कर दी है। जैसे कि आपकी कुछ सीरीज थी, जैसे कूलॉम्स लॉ पे थी, आपकी चार्जेस के बारे में थी। उसके बाद मैंने सुपर पोजिशन की प्रिंसिपल के बारे में पढ़ाया। अब लास्ट जो हमारी सीरीज आई थिंक ये 5th सीरीज होगी, जिसमें हम एक जो हमने कूलॉम्स पढ़ाया था और वहां पे हमने एक वर्ड यूज करा था परमिटिविटी। तो यहाँ पे जो आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, हम परमिटिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी क्या रोल प्ले करती है। तो एज इन द कूलॉम्स में अगर हमने बात करी थी, कूलॉम्स लॉ जो हमने पढ़ा था, हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था और कूलॉम्स लॉ में हमने फॉर्मूला यूज करा था F इक्वल्स टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमने ये कूलॉम्स लॉ में ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ में ये फॉर्मूला पढ़ा था, इस फॉर्मूले के अंदर एक ये एप्सिलॉन नॉट है। दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। तो आज हम इस परमिटिविटी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी का क्या रोल प्ले करता है, तो इस परमिटिविटी का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे परमिटिविटी, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में हम बात करेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इन दोनों का हम डिस्कशन करने वाले हैं, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो इस वीडियो में हम इसको क्लियर करेंगे और उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे परमिटिविटी से रिलेटेड। तो ये जो एप्सिलॉन नोट है, तो ये जो नोट हम लगा देते हैं, तो ये किसके लिए होता है, दिस इज फॉर फ्री स्पेस, दिस इज फॉर फ्री स्पेस। तो इन जनरल अगर मैं बात करता हूं किसी मटेरियल के लिए, तो फॉर्मूला हो जाता है दिस 1 अपॉन एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह का फॉर्मूला हो जाता है फॉर एनी मीडियम, किसी मीडियम के लिए, किसी मीडियम के लिए, और ये वाला आपका फ्री स्पेस के लिए। तो परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी एक आपकी प्रॉपर्टी है। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी। तो परमिटिविटी क्या करती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। ये किसी मीडियम की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। अगर इसकी बात करें परमिटिविटी, परमिटिविटी is the property या property of any medium, of any medium that allow या that permit to force between the charges। तो यहाँ पे जो वर्ड हम यूज करें, तो परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम, किसी मीडियम की सबकी अपनी अपनी परमिटिविटी होती है। तो परमिटिविटी क्या करती है, परमिटिविटी परमिट टू फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस। अब यहाँ पर जो हमने चार्जेस की बात करी है, हमने जो कूलॉम्स लॉ में चार्जेस के बारे में पढ़ा है, तो चार्जेस आपके अट्रैक्ट करते हैं, चार्जेस आपके रिपल करते हैं। तो वहां पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। तो बेसिकली वहां पे क्या होता है, वहां पे एक फोर्स होता है, वहां पर एक फोर्स होता है। तो फोर्स क्या है, तो फोर्स तो आपको पता चल गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन है। तो परमिटिविटी वहां पर क्या रोल प्ले कर रही है, परमिटिविटी वहां पर क्या रोल प्ले कर रही है। तो परमिटिविटी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एज एक विलन का रोल प्ले करती है। तो परमिटिविटी क्या रोल प्ले करती है, एज एक विलन का रोल प्ले करती है। विलन का बोले तो अब आपके पास दो चार्जेस हैं, एक आपका Q1 है, एक आपका Q2 है, एक आपका Q1 है और एक आपका Q2 है। तो इनके बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन, मतलब कोई ना कोई फोर्स होगी, कोई ना कोई फोर्स होगी। तो परमिटिविटी क्या करती है, परमिटिविटी जो है ये एक रोल प्ले करती है। परमिटिविटी अपने ही मीडियम को, परमिटिविटी क्या है, अपने मीडियम को परमिट करती है। परमिटिविटी का एक अपना ही कुछ मीडियम होता है, परमिटिविटी का एक सेल्फ मीडियम होता है, अपना ही एक कुछ फील्ड होता है। तो परमिटिविटी जब बात करता है, उसका एक ऐसा सेल्फ मीडियम होता है जो इसके बीच में, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है, उसको परमिट करता है कि फोर्स को इंक्रीज करना है, फोर्स को डिक्रीज करना है, फोर्स को कैसे डिस्ट्रॉय करना है। इन चार्जेस के बीच में, चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा करनी है, कम करनी है, वो सब किस पे डिपेंड कर रहा है, इस परमिटिविटी पे, इस पे डिपेंड कर रहा है परमिटिविटी पर, ठीक है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अगर हमने पीछे पढ़ा था कूलॉम्स में, तो ये फॉर्मूला मैंने यूज करा है आपका फॉर फ्री स्पेस। तो हम बात कर लेते हैं फ्री स्पेस के लिए। तो फॉर फ्री स्पेस,
और फ्री स्पेस के लिए हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था। फ्री स्पेस के लिए अगर हम कूलॉम्स लॉ की बात करें तो वहां पर हमने फॉर्मूला यूज करा है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कूलॉम्स लॉ में बेसिकली जो ये होता है आपका ये वाला कांस्टेंट, ये वाली जो वैल्यू होती है ये आपका K होता है, दिस इज योर K। तो K क्या करता है, किसी मीडियम पर डिपेंड करता है, उसे मीडियम पर डिपेंड करता है। तो हम बात करें यहाँ पर इसकी, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये फ्री स्पेस के लिए, दिस इज फॉर फ्री स्पेस के लिए। तो फ्री स्पेस में ये जो एप्सिलॉन नॉट है, तो ये फ्री स्पेस में इस पर कोई मीडियम ही नहीं है, इसमें कोई मीडियम ही नहीं है। वैक्यूम की बात कर रहा है, वैक्यूम की बात कर रहा है, फ्री स्पेस की बात कर रहा है, यहाँ पर मतलब कोई मीडियम नहीं है। मीडियम बोले तो इसकी कोई अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पर फ्री स्पेस में कहते हैं जो फोर्स होती है सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब यहाँ पर क्या है, इसकी खुद की कोई फील्ड ही नहीं है, खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो खुद की प्रॉपर्टी नहीं है तो ये इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन को ब्रेक नहीं कर पाता है, ब्रेक नहीं कर पाता है। क्योंकि क्या है, कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है एप्सिलॉन नॉट जब होगा, एप्सिलॉन नॉट और एक वर्ड होता है एप्सिलॉन, तो इसमें जो स्ट्रॉन्गर होता है आपका एप्सिलॉन होता है, स्ट्रॉन्गर आपका एप्सिलॉन होता है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये आपका वीक होता है, यहाँ पर ये परमिटिविटी वीक होती है। परमिटिविटी वीक का मतलब होता है वो परमिट, मतलब अपने ही फील्ड को, अपने फील्ड को परमिट नहीं कर पाती इन दोनों चार्जेस के बीच की फोर्स को ब्रेक करने के लिए। मतलब उनके बीच में एक विलन का रोल प्ले कर नहीं पाती कि चार्जेस के फील्ड, मतलब दोनों चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन कुल मिलाकर फोर्स को डिस्ट्रॉय कर सके, फोर्स को डिस्ट्रॉय कर सके। तो ये किस केस में होता है, फ्री स्पेस में ये होता है। तो फ्री स्पेस में क्या ज्यादा होगा, फ्री स्पेस के केस में आपकी फोर्स ज्यादा होगी। मतलब फोर्स के फ्री स्पेस के लिए ले लेते हैं हम वैक्यूम, तो वैक्यूम में फोर्स ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एनी मीडियम, इन कंपैरिजन टू एनी मीडियम। तो हम यही कहते हैं जो परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज 80 टाइम्स ग्रेटर देन अ फ्री स्पेस, 80 टाइम्स। दैट मीन्स परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, एनी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम बोले तो जस्ट लाइक कंसीडर कर लो, वाटर कंसीडर कर लो, इज 80 times greater than the permittivity of free space, permittivity of free space। तो इसका मतलब यही है, जो परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन ग्रेटर होती है, एप्सिलॉन ग्रेटर होती है इन कंपैरिजन टू एप्सिलॉन नॉट। और जब एप्सिलॉन ग्रेटर होगा, जब एप्सिलॉन ग्रेटर होगा तो क्या होगा, तो हम फॉर्मूले की अगर बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जब ये एप्सिलॉन यहाँ पर है किसी मीडियम के लिए है तो हमने इसको कंसीडर कर लिया एज अ मीडियम, और मीडियम आपका कोई भी हो सकता है, और ये आपका वैक्यूम है, ये आपका वैक्यूम है। तो मीडियम की जब हम बात कर रहे हैं तो मीडियम में क्या होगा, ये एप्सिलॉन क्या करेगा, अपने ही फील्ड को क्या करेगा, परमिट करेगा। क्या परमिट करेगा कि जाकर इन दोनों चार्जेस के बीच की फोर्स को ब्रेक करो, ये परमिट करेगा। किसी मीडियम में होगा तो ये परमिट करेगा अपने ही फील्ड को, या अपना एक जाल बिछा के होता है इसका, तो वो जो जाल है उसको परमिट करेगा कि इन दोनों के चार्जेस के बीच में जाकर इनके बीच की फोर्स को ब्रेक करो। दैट मीन्स इस केस में क्या होता है, फोर्स आपकी वीक होती है, फोर्स आपकी वीक होती है, फोर्स आपकी वीक होती है। इस केस में आपकी फोर्स आपकी स्ट्रांग होती है। तो यही जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। तो यही आपकी परमिटिविटी कहलाती है। तो परमिटिविटी की अगर बात हम कर रहे हैं तो एक उसमें वर्ड हमने यूज करा है रिलेटिव परमिटिविटी, एक वर्ड मैंने यूज करा है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है और परमिटिविटी में डिफरेंस क्या है, तो हमने परमिटिविटी तो क्लियर कर लिया। तो परमिटिविटी क्या है, चार्जेस के बीच में जो एप्सिलॉन है, तो मैं दोबारा से उसको लिख रहा हूं परमिटिविटी। तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, फ्रॉम कूलॉम्स लॉ फॉर वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए फोर्स होती है, बोले तो वैक्यूम के लिए हमने फोर्स ले ली, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है किसके लिए? फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बात करते हैं इन एनी मीडियम, और अगर हम किसी मीडियम में जाते हैं, इन एनी मीडियम द फोर्स विल बी, तो किसी मीडियम में जाते हैं तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर एप्सिलॉन नोट है, यहाँ पर एप्सिलॉन क्योंकि किसी मीडियम के लिए है पर्टिकुलर, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी की, हम बात कर रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी की। तो रिलेटिव परमिटिविटी की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? इन दोनों फोर्स को डिवाइड कर लेंगे, इन दोनों फोर्स को हम डिवाइड कर लेंगे। देयरफॉर F वैक्यूम अपॉन F मीडियम, देयरफॉर F वैक्यूम अपॉन F मीडियम। तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे डिवाइड में वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई कैंसिल। तो मेरे पास वैल्यू आती है F वैक्यूम अपॉन F मीडियम विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू आती है, और ये वैल्यू किसके इक्वल होते हैं? दिस इज इक्वल्स टू ER एप्सिलॉन R, और यही क्या कहलाता है? आपका रिलेटिव परमिटिविटी। यही कहलाता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रेशो है, रेशो किसका? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फोर्स ऑफ वैक्यूम टू द फोर्स ऑफ मीडियम। तो यही कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो मैंने यही बताया आपका, अभी पीछे यूज करा है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। तो जस्ट वाटर कंसीडर कर लेते हैं, इज 80 टाइम्स ग्रेटर देन द परमिटिविटी, देन द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, देन द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें आपका, ये कॉन्सेप्ट मतलब एप्सिलॉन ग्रेटर देन किससे? एप्सिलॉन नॉट से, मतलब कितने टाइम्स? 80% ग्रेटर हो जाएगा, दैट इज 80%। तो ये होता है आपका परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट। तो परमिटिविटी रोल प्ले करती है एज ए विलेन का, दोनों चार्जेस के बीच में। वो क्या करती है? चार्जेस के फोर्स को कम करती है। फ्री स्पेस में स्ट्रॉन्ग होती है फोर्स, इसी वजह से आपका फ्री स्पेस में परमिटिविटी ज्यादा रोल प्ले नहीं करती। क्यों? उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है E नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये वैल्यू होती है आपकी किसकी? परमिटिविटी की। तो परमिटिविटी को और क्लियर से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल को मैं नोट कर लेता हूं, एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, उसको हम करते हैं, ठीक है? तो टाइम वेस्ट ना करते हो, मैंने आपका न्यूमेरिकल नोट कर लिया है। तो न्यूमेरिकल नोट करने से पहले मैं आपको पीछे जैसे मैंने आपका रिलेटिव परमिटिविटी की बात करी है, तो मैंने वहां पर वर्ड यूज करा है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी का एक नाम हो जाता है, उसको बोल देते हैं आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं उसको, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में आपसे वही पूछ रहा है। तो रिलेटिव परमिटिव विल बी इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हो जाता है। तो इसने क्या बोला है? आपके पास टू आइडेंटिकली स्फेरिकली चार्ज मेटेलिक स्फीयर, दैट मींस आपके पास दो आइडेंटिकली मेटेलिक स्फीयर हैं और दोनों का चार्ज कैसा है? सेम है। दोनों का चार्ज कैसा है? सेम है। आर हंग बाय स्ट्रिंग, एक किसी स्ट्रिंग से हंग कर दिया। तो मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं। तो इसने क्या बोला है? इसने बोला आपके पास दो चार्ज हैं, सेम चार्ज हैं, और चार्ज को किसी स्ट्रिंग से उसने हैंग कर दिया। तो एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2। तो एक चार्ज Q1 हो गया आपका और एक चार्ज हो गया आपका Q2, ठीक है? तो उसने क्या करा है? चार्जेस के बीच की जब एंगल की बात कर रहा है तो एंगल आपका कितना डिनोट कर रहा है? वो 60 एंगल की बात कर रहा है। तो कितना बात कर रहा है? वो 60 डिग्री की बात कर रहा है। तो 60 बोले तो दिस इज योर 30,
60 ज्योतिषी बोले तो 30, तो सेपरेटेड हो रहे हैं 30 के, और चार्जेस हैं Q1 Q2, मेक्स एन एंगल 60 विद ईच अदर, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है आपका 60 इन वैक्यूम, व्हेन द होल अरेंजमेंट इज केप्ट इन अ लिक्विड, इज केप्ट इन अ लिक्विड, दैट मींस पहले वैक्यूम में है और बाद में लिक्विड में है, पहले वैक्यूम में रखना है और बाद में लिक्विड में रखना है, ठीक है। व्हेन द होल अरेंजमेंट इज केप्ट इन अ लिक्विड, और लिक्विड की डेंसिटी दे दी उसने 0 ग्राम पर सीसी, एंड द एंगल रिमेन सेम, तो एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER फाइंड कर रहा है, एप्सिलॉन आर, वही क्या हो आपका रिलेटिव परमिटिविटी पूछ रहा है। तो डेंसिटी दी है स्फीयर की 1.5 ग्राम पर सीसी दी हुई है। तो हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले कंसीडर कर ले वैक्यूम के लिए, पहले कंसीडर कर ले हम वैक्यूम के लिए बात कर लेते हैं एक साइड, और एक साइड हम बात कर लेंगे लिक्विड की, एक साइड बात कर लेंगे हम किसकी, लिक्विड की। तो वैक्यूम की जब हम बात करते हैं, पहले इस फिगर को समझते हैं। तो दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2, सेपरेटेड बाय 60 डिग्री। तो मैंने ये क्या करा, इसको 30 लिखा। तो अब बात करते हैं इसमें फोर्सेस की जो लग रही है, फोर्सेस की। तो इस मास की वजह से इस पे टेंशन लगेगा, टेंशन कॉल्ड T, टेंशन कॉल्ड T। तो T टेंशन लगेगा, तो इसमें दो एक फोर्स लगेगी इस साइड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस फोर्स को मैं डिनोट कर लेता हूं, क्योंकि वैक्यूम के लिए हो रही है, इस फोर्स को मैं डिनोट कर लेता हूं वैक्यूम से, वैक्यूम के लिए हो रही है तो डिनोट कर लिया मैंने से वैक्यूम, ठीक है। और इस ये जो अपना चार्ज लिया है, और इस चार्ज पे एक नीचे की साइड इसका वेट की वजह से फोर्स लगी है, दैट इज कॉल्ड mg, दैट इज कॉल्ड mg, ठीक है। अब यहाँ पर दो कंपोनेंट होते हैं आपके, दो कंपोनेंट होता है, एक cos x और एक sin x, एक cos एक्सिस होता है और एक आपका sin x होता है। तो अपर वाला जो है आपका ये वर्टिकल वाला है, दिस इज cos x, दैट इज t cos थीटा बन जाएगा। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, वैक्यूम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जस्ट रिवर्स में, इसको नोट से ले लेना, चलो F नोट। तो इस फोर्स के जस्ट रिवर्स में आपका क्या लग जाएगी, cos या sin, t sin थीटा फोर्स लग जाएगी अपोजिट में। तो इस तरह की आपकी फिगर बन रही है, इस तरह की आपकी फिगर बन रही है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर। तो अकॉर्डिंग टू फिगर जब हम जाएंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस फोर्स के लिए और इन दोनों के लिए, क्योंकि साइमेंटली अपोजिट अपोजिट केसेस बन रहे हैं। तो बात करते हैं T sin थीटा विल बी इक्वल टू क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, इसके अपोजिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। और बात करें T cos थीटा, इसके अपोजिट में क्या लग रहा है आपका, वेट लग रहा है, दैट इज mg, दैट इज mg। तो इस तरह की इक्वेशन बन रही है। तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड देम, डिवाइड देम। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड देम करेंगे, दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज tan थीटा। तो इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड, जब डिवाइड करेंगे दोनों को तो मेरे पास वैल्यू आएगी कुछ, तो आ जाएगी आपके पास tan थीटा अपॉन F नोट अपॉन mg। तो ये इक्वेशन आएगी। अब स्पेयर का मास तो आपको गिवन नहीं है, स्पेयर का मास तो आपको गिवन नहीं है। अब मास गिवन नहीं है, तो मास गिवन नहीं है तो हम एक स्पेयर कंसीडर कर लेते हैं भाई, स्पेयर कंसीडर कर लिया। मास गिवन नहीं है तो हम इसकी क्या कर लेते हैं, डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी की स्पेयर में, स्पेयर है तो स्पेयर की डेंसिटी की बात करें तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा v हो जाएगा, सिग्मा v हो जाएगा। तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू F नोट अपॉन, F नोट अपॉन m की जगह मैंने क्या रख लिया, सिग्मा v, दैट इज सिग्मा vg। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, किस केस में वैल्यू आ रही है मेरे पास tan थीटा की, ये केस में आ रही है मेरे पास फ्री स्पेस के लिए, ये आ रही है मेरे पास फ्री स्पेस के लिए। तो फ्री स्पेस की बात करी तो मैं इसको एक इक्वेशन नाम दे देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। तो फ्री स्पेस वाला कॉन्सेप्ट हो गया। हम जा रहे हैं लिक्विड के केस में, हम जा रहे हैं लिक्विड के केस में। तो लिक्विड के केस में जब हम जा रहे हैं तो फिर से हमारे पास क्या है, फिर से हमारे पास दो चार्जेस हैं, और चार्जेस फिर से क्या हो रहे हैं, हैंग हो रहे हैं। हैंग हो रहे हैं कितने से, 60 से, हैंग हो रहे हैं कितने से, 60 से, ठीक है। तो एक चार्ज Q1 और एक चार्ज आपका Q2 हैंग हो रहे हैं 60 से, दैट इज 30। और फिर इसका जो एंगल बन जाएगा ये आपका, ये भी आपका थीटा
टी विल बी इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी टेंशन लगेगी यहाँ पर, दैट इज टी डैश, तो टेंशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी, टेंशन टी डैश हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पर कॉम्पोनेंट बने ऐसी कॉम्पोनेंट आपके यहाँ भी बनेंगे। तो इसमें जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट बनेगा आपका टी डैश, और साथ में क्या हो जाएगा, टी डैश कॉस थीटा हो जाएगा, टी डैश कॉस थीटा हो जाएगा। और इसके रिप्लेस में आपका नीचे की साइड फोर्स लग जाएगी, क्या, नीचे की साइड आपकी फोर्स लग जाएगी, दैट इज mg, दैट इज mg, ठीक है। अब बात करते हैं इसके इस साइड जो फोर्स लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहाँ जो फोर्स है वो कौन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो ये किस में हो रहा है, ये आपका लिक्विड में हो रहा है, ये आपका लिक्विड में हो रहा है। ये आपका किस में हो रहा था, आपका मीडियम में हो रहा है, तो लिक्विड के लिए इसको एल नहीं लगा रहे, सिर्फ एफ ही रख लेते हैं, ये लिक्विड में हो रहा है। अब इसके जस्ट अपोजिट भी है कुछ लग रहा है, तो वो क्या हो जाता है, कॉम्पोनेंट टी डैश साइन थीटा हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हमने यहाँ करा, तो यहाँ से यहाँ कॉम्पोनेंट कॉस का और साइन का बन गया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, बट सॉल्व करने से पहले की बात हो रही है लिक्विड की। तो जब हम किसी चीज को लिक्विड में डालेंगे, ऐसे लिक्विड में कुछ डालेंगे, तो लिक्विड क्या करेगा, अपनी फोर्स ऊपर लगाएगा, अपनी फोर्स अपवर्ड लगाएगा। तो वहां पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लग जाती है, इसको क्या बोल देंगे, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट फोर्स लग जाएगी, एक अपथ्रस्ट फोर्स लग जाएगी यू। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट हम देखते हैं, तो एक बन रहा है आपका टी डैश साइन थीटा विल बी इक्वल टू एफ, और दूसरा बनना है आपका टी डैश कॉस थीटा प्लस यू अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल्स टू एम जी, इक्वल्स टू एम जी। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, टी डैश कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी माइनस यू हो जाएगा, एम जी माइनस यू। अब इन दोनों को फिर से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा। दोनों को डिवाइड कर लेंगे, इसको और इसको डिवाइड करेंगे, तो टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू एफ अपॉन एम जी माइनस यू, एम जी माइनस यू। अब अपथ्रस्ट की अगर बात करें, तो अपथ्रस्ट क्या होता है, एक फोर्स होती है, एक तरह की फोर्स होती है। तो अपथ्रस्ट का भी एक फॉर्मूला होता है, अपथ्रस्ट का भी एक फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है अपथ्रस्ट का, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम, डेंसिटी और जी। तो अपथ्रस्ट के लिए फॉर्मूला हो जाता है आपका, अपथ्रस्ट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम, डेंसिटी और साथ में आपका जी। तो वॉल्यूम ऑफ द, इसके बाद वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और जी आपका फोर्स लगेगी ग्रेविटेशनल। तो हमारे पास एफ अपॉन एम जी माइनस यू लग गया। तो हमारे पास यू की वैल्यू हो गई एफ अपॉन एम जी माइनस वी रो जी हो गया, माइनस वी रो जी हो गया। अब ये जो m है, यहाँ पर भी तो मास नहीं है, यहाँ पर भी मास नहीं है, तो अब इस मास को भी चेंज कर लेते हैं स्फीयर का। तो मेरे पास टेन थीटा यहाँ पर कितना आ जाएगा, f अपॉन मास को जैसे हमने यहाँ रखा था आपका सिग्मा v, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा v g माइनस v रो g। तो यहाँ पर ये आपकी ये वैल्यू बन जाएगी, लिक्विड के फॉर्म में आपकी ये वैल्यू बन जाएगी, दिस वन, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को रब कर लेते हैं। आई होप लिख लिया होगा, या पॉज करके इसको आप लिख लेना। आज जब क्वेश्चन को रब कर रहे हैं, तो हमें फाइंड करना है क्या, हमें रिलेटिव या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है, हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है। तो हमारे पास स्फीयर का, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें फाइंड करना है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेता हूं, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट कर लेता हूं, इक्वेटिंग, क्योंकि बोथ साइड टेन थीटा, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी एफ नोट अपॉन सिग्मा वीजी विल बी इक्वल्स टू एफ अपॉन सिग्मा वी जी माइनस वी सिग्मा या रो जी। तो यहाँ पर मेरे पास वीजी और आपका वीजी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू बचती है एफ नोट अपॉन सिग्मा इक्वल्स टू एफ अपॉन सिग्मा माइनस रो। और मेरे को कुछ वैल्यू दी हुई थी, तो सिग्मा क्या है, तो सिग्मा की वैल्यू दी हुई थी मुझे 1.5 और इसकी डेंसिटी की वैल्यू दी है मेरे को 0.5। तो मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो एफ नोट अपॉन सिग्मा की वैल्यू 1.5 इक्वल्स टू एफ अपॉन 1.5 माइनस 0.5।
तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, इससे कट जाएगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, रेशियो क्या आ जाएगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। दैट इज एफ नोट अपॉन 1.5 इक्वल्स टू एफ अपॉन 1, एफ अपॉन 1। तो रेशियो आ रहा है मेरा कुछ रेशियो आ रहा है, तो एफ नोट अपॉन एफ विल बी इक्वल्स टू 1.5 और यही क्या है, एप्सिलॉन आर विल बी इक्वल्स टू 1.5। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या आ गई, इसकी रिलेटिव परमिटिव वैल्यू आ गई 1.5, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 1.5। तो इसी तरह के न्यूमेरिकल इस पे आ जाता है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, समझना ऐसे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप इससे आपको अच्छे से ये समझ में भी आ गया होगा, आई होप अच्छे से ये समझ में आ गया। तो रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिव वाला कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा, रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिव वाला कॉन्सेप्ट आई होप आज क्लियर हो गया होगा। इस न्यूमेरिकल को एक बार लिख के करके देखना, ये कॉन्सेप्ट आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। ये कंपोनेंट का याद रखना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये आपका साइन थीटा लिया है हमने और ये आपका कॉस थीटा लिया हुआ है। तो कुछ अगर याद हो तो इनको याद करके आराम से इसको सॉल्व कर लेना, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम ना ही हो। तो इससे पहले हमने आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाया हुआ था और कूलॉम्स लॉ पढ़ा, ये क्या सारे को रिलेटेड टॉपिक है। तो एक एक टॉपिक आपको स्टेप वाइज पढ़ना है। तो जैसे कूलॉम्स क्लियर हो गया आपका, फिर सुपरपोजिशन क्लियर हो गया, उसके बाद आपको परमिटिविटी क्लियर करना है। तो परमिटिविटी क्लियर है तो इससे पहले दोनों टॉपिक क्लियर होने चाहिए। तो दोनों टॉपिक क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो पुरानी वीडियोस हमको देख लेंगे, आई होप ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज इस वाली वीडियो में ये परमिटिविटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होनी है, ठीक है। आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स में कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना। तो आज के लिए थैंक यू।